जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आप लोगों से वादा किया था और मैं वादे का बड़ा पक्का हूँ। इसीलिए तो आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो करंट अफेयर्स के लिए क्लास आती है, न्यूज़पेपर डिस्कशन की क्लास आती है, वो आपको टाइम पर मिलती रहती है और हर दिन मिलती रहती है। तो टॉपर्स की कॉपी हम लोग देखेंगे और उससे क्या रहेगा, आप उनके आंसर देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक आप लोग शुरुआत कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से लिखा था। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी का। और जो अनिवार्य भारतीय भाषा होती है ना, उनमें से 22 भाषाएं, उनमें से एक आप लोगों को चुननी होती है। और अगर आपने हिंदी चुनी तो ए हिंदी 300 नंबर का रहता है। 3 घंटे का समय मिलता है आपको। इसमें से एक क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपको पासिंग नंबर लाना होता है। 25% नंबर आपको लाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर आपको लाने होते हैं। मेरिट बेस्ड पेपर नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें हिंदी के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को केवल पास होना जरूरी रहता है। ये जो कॉपी हम लोग आज देख रहे हैं, ये संकेत अग्रवाल की है और 2017 के ये सिलेक्टेड हैं। इनकी रैंक थी 271 भी। ठीक है, तो ये आप देखिए 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। यहाँ आप लोग नाम हो गया, क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ये किसी कोचिंग की कॉपी है। इसमें आप लोग देखेंगे 64 नंबर दिए गए थे। और यहाँ जो प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश दिए रहते हैं ना, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे यदि किसी प्रश्न पत्र में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। और जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित हुआ, इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित संख्या शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा जा हो, उसे आप स्पष्ट रूप से काट दिया करिएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझा करिएगा। अब बात आती है, ये आप देखिए, व्यापक विश्लेषण करिए। माइक्रो एनालिसिस की बात हो रही है। हिंदी की परीक्षा में वर्णीय अशुद्धियां ना करें, ये इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। जब इन्होंने कॉपी चेक करवाई होगी ना, तो ये सुझाव दिए जा रहे हैं। कॉपी चेक करते समय ये बताया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों से कह देता हूँ ना कि आप लोग आंसर राइटिंग किया करिएगा, निबंध लिखा करिएगा और मुझे भेजा करिएगा, तो मैं चेक करके बताया के रहेंगे। आप कहीं कोचिंग की टेस्ट ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आप लोग जब अपनी कॉपी सबमिट किया करेंगे तो वो चेक करके आपको बता दिया करेंगे कि ये गलतियां आपको नहीं करना है। व्याकरण पक्ष को और मजबूत करें। निबंध लेखन में विषय को अच्छे से समझकर सभी आयामों पर चर्चा करें। संक्षेपण में अपनी भाषा का प्रयोग करें। और देखिए, जो हिंदी अनिवार्य पेपर है, क्वालिफाइंग प्रवृत्ति वाला है, इसमें पास होना जरूरी रहता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये आपको बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। और ये 100 नंबर का है। कितने का है? 100 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। परिवार नियोजन में पुरुषों की हिस्सेदारी, आत्महत्या को विवश किसान, जैविक कृषि एक विकल्प, नैतिकता बनाम मनुष्य। ये 600 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आप लोगों को चुनना है और 100 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। और जब आप लोग निबंध चुनते हैं तो जब वो जिस टॉपिक को आप लोग चुन रहे हैं उसी के आसपास आप लोगों को लिखना है। निबंध पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए इन्होंने क्या चुना, आत्महत्या को विवश किसान। और हमारे देश में किसानों की हालत वैसे भी बुरी ही है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री की यह मंत्र इस बात को दर्शाता है कि देश में किसानों का क्या महत्व है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना, कहीं कोट्स मिल जाया करेगा, 2 लाइनें मिल गई, उनका आप लोग नोट कर लिया करिएगा। जब उससे जुड़े हुए कहीं कोई आंसर राइटिंग कर रहे, निबंध लिख रहे हैं, तो उन लाइनों का उपयोग कर सकते हैं। यहां आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जो बातें कही थी उससे इन्होंने शुरुआत ही कर दी है। और आप देखिए, इसमें आप देखेंगे यह बात पर सभी की एक राय है कि किसान अन्नदाता हैं और उनकी समृद्धि में ही देश की क्या है, वृद्धि है एक तरह से। यह होते हुए भी आज देश के लाखों किसान इस तरह से ग्रस्त हो चुके कि वे आत्महत्या को विवश हैं। क्या कारण है कि देश का किसान, जो कि करोड़ों लोगों को अन्न प्रदान करता है, वह आज इतना विवश है? क्या इसके समाधान के लिए कुछ किया जा सकता है? सरकार क्या कदम उठा रही है? और देखिए, अशुद्धियां ना किया करिएगा, गलतियां ना किया करिएगा। अब देखिए, भूमिका को और प्रभावी लिखें, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। ये अगर भूमिका को और प्रभावी लिखते तो और अच्छे नंबर मिलते हैं। और आप देखेंगे इसमें, और इनमें किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय ही हम किसी विश्व वर्ष पर क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।
और किसानों के आत्महत्या के पीछे कई कारण हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि आप देखते हैं कि करीब 75% किसान जिन्होंने आत्महत्या की वह बहुत ही छोटे किसान तथा करीब 24% मध्यम किसान। और इससे एक बात स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या और उसका जमीन पर दबाव के कारण जो जमीन का बंटवारा हुआ है वह एक प्रमुख कारण है। और ग्रामीण भारत वर्तमान स्थिति तथ्यों के साथ स्पष्ट करें, ये भी कहा जा रहा है, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। भारतीय कृषि व्यवस्था आज भी प्राकृतिक तत्वों के आगे विवश है। और आप देखिए करीब 50% जमीन में जल या आप देखिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी ध्यान आप देखते हैं कि क्या है, धान पर बुरा असर पड़ता है। और आप देखेंगे कि एक और मुख्य कारण यह है कि आर्थिक रूप से किसान बैंक तथा स्थापित व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाता है, अक्सर बिचौलियों और जमींदारों के चंगुल में आ जाता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप लोग किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। एक तो आप देखते हैं कि उन्हें एमएसपी के दाम नहीं मिल पाते हैं। एक आपने देखा होगा कि बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करती है, किसानों को सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की बात करती है, हर किसान उतना जागरूक नहीं है और इतने आसानी से बैंक उन्हें ऋण भी नहीं देते हैं, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात जो आपने देखा होगा, बिचौलिए हैं जो आप देखिए जमींदार हैं, वो आप देखते हैं उनका खुलकर शोषण करता है, ये भी एक समस्या है। ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिति को तथ्यों के साथ और स्पष्ट करें, ये बताया जा रहा है ना। इन प्रमुख कारणों के अलावा अन्य कई कारण जैसे आधुनिक तकनीक न मिलना पाना, धान की सही कीमत ना मिल पाना, धान की स्टोरेज की व्यवस्था ना होना इत्यादि, जिनके कारण किसान अपने अपने परिवार की मुख्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। और आपने देखा होगा कितने किसान हैं जो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता जांच करवाकर आप देखते हैं कि बीज फसल जो भी रहते हैं, बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि वही पुराना बीज बोते रहते हैं, उसी हिसाब से उनकी उपज भी होती है। और इन समस्याओं का जल्द से जल्द उपयुक्त इलाज करना बहुत आवश्यक है। जितनी भी समस्याएं हैं किसानों की, उन सब का उल्लेख आप लोगों को कर देना चाहिए। और देखिए फिर आप लोगों को क्या करना है, सरकार की तरफ से जो पहले की जा रही हैं उनकी भी उल्लेख किया करिएगा। जैसे सरकारी योजना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। और सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम और अन्य कई योजनाएं मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बजट 2017 में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। इसके लिए नाबार्ड में कई तरह के कोष खोले गए, और जैसे कि जन सिंचाई कोष, और सिंचाई के क्षेत्र में सरकार AIVPI योजना काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए इसमें माइक्रो एरिमेशन पर जोर दिया गया है। ये थोड़ा आप देखिए इस पर शब्द स्पष्ट लिखा करिए, सरकारी योजनाओं का तथ्यों के साथ और स्पष्ट करें। ये हाल के उदाहरणों का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। देखिए वर्धनी अशुद्धियां ना करें, देखिए अशुद्धियां बहुत 18 नंबर मिले हैं 100 नंबर में से, आप देख रहे हैं 100 नंबर में से 18 नंबर दिए गए हैं। राज्यों के लिए APMC कानून में भी बदलाव का सुझाव दिया गया, जिससे बिचौलियों को किनारे करते हुए या आप देखते हैं कि किसानों को उनकी फसल की सही राशि मिले। इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है, जैसे कि आर्थिक तकनीक, सामाजिक मदद, सहारा, ताकि किसान मौसम और किस्मत के अनिश्चितताओं से बाहर निकलकर एक आत्म सम्मान भरा जीवन जी सकें। किसी भी देश के प्रगति के लिए एक मूल आवश्यकता है कि उसे देश का अंतिम तथा अंत्योदय व्यक्ति भी अपने जीवन में प्रगति का अनुभव कर सके। बदलते हुए भारत का यह दायित्व है कि वह अपने 50% नागरिकों जो कि किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करे तथा उनके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए काम करे। ये आप देखिए यहाँ देख रहे हैं हाल के उदाहरणों का चर्चा की बात हो रही है, बर्तनी अशुद्धियां ना करें। और आप देखते हैं कि 100 नंबर में से 18 नंबर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर और आप लोग सुधार करेंगे, और देखिए ये शुरुआत थी, उनकी पहली कॉपी है। और आप लोग, मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देंगे और आराम से आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से सिलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब आप देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षेप रूप में दीजिए। ये आप देखिए 60 नंबर का रहेगा, ये क्या रहेगा 60 नंबर का। और इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, समझ रहे, ये 5 आप लोगों को 12-12 नंबर के देखने को मिलेंगे ना। तो क्या कारण है कि सड़क यातायात में सुरक्षा चिंता का विषय है और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। अकेले 2014 में ही सड़क दुर्घटनाओं में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यह सत्य है कि परिवहन नेटवर्क का विस्तार किए बिना वृद्धि करना संभव नहीं है। भारत भी वृद्धि कर रहा है, सड़क यातायात का विस्तार कर रहा है। सड़क यातायात के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप देश में शहरीकरण का स्तर बढ़ा है, साथ ही शहरों में जनसंख्या का भारी दबाव में है।
और सड़क नेटवर्क के तीव्र विस्तार के साथ वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सड़कों पर दबाव में अत्यधिक वृद्धि आई और जिसके लिए हमें पहले से तैयार नहीं थे, और हमने समकालीन यातायात नियम बनाने और इन नियमों को अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाने सहित आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणालियों पद्धतियों की भी नहीं अपनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार भारत में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है और हर चौथे मिनट में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है। सड़क सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली वैश्विक रिपोर्ट सन 2009 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं से होती हैं और इससे प्रभावित होने वाली लोगों की संख्या और भी अधिक। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में प्रति वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं से न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति होती है बल्कि विकासशील देशों को अपने GDP का 5% के बराबर क्षति भी होती है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को अगले 5 वर्षों में 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दी है। सड़क सुरक्षा नीति और प्रस्तावित अधिनियम दोनों में जनता के बीच जागरूकता फैलाने, सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने में जनता की भूमिका के बारे में उसे शिक्षित करने पर जोर दिया गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए हर साल जनवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता। सड़क सुरक्षा के तौर तरीकों को और आवश्यकताओं के बारे में विविध प्रकार के कार्यक्रम जैसे वाहन चलाते समय हेलमेट्स या सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल, मेडिकल जांच शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न समूह जैसे सड़क पर यातायात करने वाला चालकों तथा स्कूली बच्चों, छात्रों, युवाओं को लक्षित करते हुए किया जाता है। सड़क सुरक्षा के लिए अभियान को सफल बनाने हेतु परिवहन, बीमा, स्वास्थ्य विधि, व्यवसायियों, राजमार्गों और अभियंताओं और वाहनों के निर्माताओं को इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। अब आप देखेंगे ये पहला क्वेश्चन से आपके सामने, किस कारण से सड़क यातायात सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये आप देखिए, ये आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। आपको कितना, माफ करिए 12 नंबर का, ये कितने 12 नंबर का है। अब इसमें से आप कितने ले पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। सड़क यातायात सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि बढ़ती सड़क यातायात के साथ सड़क दुर्घटनाओं का स्तर भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से हर वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है और अन्य कई लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अकेले भारत में ही 2014 में इस कारणवश ये आप देखते हैं कि कितना 1.39 लाख लोगों की मौत हुई है और कई अधिक घायल हुए हैं। इसलिए यह स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। गद्यांश की पंक्तियों को ही ना लिखें। ये आप देखते हैं कि आपको अपनी तरफ से 2.5 नंबर मिले हैं इसमें। फिर दूसरा आप देखते हैं बी है, किस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं स्वास्थ्य के आर्थिक मुद्दे भी हैं। सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है बल्कि इसका सीधा असर मनुष्य तथा देश के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि इस कारण विकासशील देशों को अपनी GDP के 5% के बराबर क्षति होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी अस्पताल, दवाइयां आदि का खर्च आर्थिक दबाव डालता है। किसी भी देश की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि एक सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का अनिवार्य हो। मानव संसाधन की चर्चा भी करें, इसमें भी 2.5 नंबर दिया गया है, देख रहे हैं। और एक सी है सड़क सुरक्षा नीति का उद्देश्य। तो सड़क सुरक्षा नीति का उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता फैलाना और सड़क यात्रा में बनाने में जनता की भूमिका के बारे में शिक्षित करना और इसका अंतिम लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा हमारे सड़कों को सुरक्षित बनाना। इसमें 2 नंबर मिले। संबंधित विषय को और स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है। लेखक के अनुसार किस बात के लिए हम पहले से तैयार नहीं थे। लेखक कहते हैं कि भारत की वृद्धि के साथ यह कि सड़क यातायात का भी विस्तार हो रहा है। शहरों में जनसंख्या के भारी दबाव व वाहनों की संख्या की तीव्र वृद्धि के कारण सड़कों पर अधिक दबाव आ गया है। हम इस दबाव के लिए पहले से तैयार नहीं थे और हमने ना ही इसके अनुभव नियम बनाए अनुकूल और अपनाए, बल्कि हमने आधुनिक आप देखिए यातायात प्रणालियों पद्धतियों भी नहीं अपनाई। इसमें आप देखिए 2 नंबर मिले हैं। वाहन नीति के संदर्भ में और चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखिए ई है, एक गद्यांश में किन हितधारकों को जागरूक करने का बात कही गई। गद्यांश में विभिन्न हितधारकों को सुरक्षा नीति और प्रस्तावित मोटर वाहन विधेयक 2016 के प्रति जागरूक बनाने की बात कही गई है और यह हितधारक समाज के विभिन्न वर्ग से आते हैं, जैसे सड़क पर पैदल चलने वाले तथा मोटर चालक, स्कूली बच्चे, छात्रों, युवा, वाहनों के निर्माताओं और बीमा व स्वास्थ्य संस्थाएं। इन सभी के जागरूक बनाने के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें 3.5 नंबर इन्हें दिए गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये फिर दूसरा आप देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में कीजिए। शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपनी भाषा में किया जाना चाहिए। इसमें आप देखते हैं 60 नंबर का है, ये भी 60 नंबर का देख रहे हैं।
पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु वर्ष 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अपनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। आज इस कार्यक्रम को और भी अधिक इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ सफल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन वर्षों में शहरी और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, महिला और युवा संगठनों को पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रा के केंद्र मुख्यतः प्राकृतिक परिवेश, विशेष रूप से पहाड़ों या नदियों के तटों पर स्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा, चीन की तिब्बत पठार में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के मार्ग में भी कई साधारण प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है जिनका आम आदमी के लिए काफी आध्यात्मिक महत्व है। तीर्थ यात्रा के ये मार्ग प्रकृति के साथ दोबारा ये जुड़ने के मुख्य तरीके हैं और मानव प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के बीच अंतर संयोजनात्मक को दर्शाता है। और इसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा भी एक और परंपरागत तीर्थ यात्रा का मार्ग है जिसमें लोग नर्मदा नदी के तट के साथ साथ चलते हुए नदी की सुंदरता, प्राकृतिक परिवेश की सराहना करते सीखते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% इलाकों में बने मौजूदा 166 राष्ट्रीय उद्यान, अब आप देखिए उस समय के आंकड़े बता रहे, 555 वन्य जीव अभ्यारण्यों से भी लोगों को प्रकृति से दोबारा जोड़ने, वन्य जीवन और देश के हरित स्थलों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। और प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर हरियाली को बढ़ावा देने तथा सभी प्रकार के अपशिष्ट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए। शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, खुले स्थानों पर फर्श बनाने, सीमेंट लगाने के जुनून के कारण युवा पीढ़ी प्रकृति से दूर हो रही। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पुराने वृक्षों को गिराने, पैदल यात्री तथा साइकिल चालकों से अधिक स्थान वाहनों के लिए रखने की शहरी नागरिकों की प्रवृत्ति से जुड़ाव और कम हुआ है। भारत सरकार विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर के 4000 शहरों में विशाल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत इन शहरों में कूड़ा एकत्रित करने के लिए नीले हरे रंग के डिब्बे वितरित किए जाएंगे। आम लोगों को अपनी जीवन शैली में स्वच्छता की संस्कृति अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूक अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मूल स्थान पर सूखे और गीले कूड़े को अलग करने के लिए लोगों की आदत में बदलाव लाना है ताकि तदनुसार कूड़े का प्रबंधन किया जा सके। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ जुड़ना ज्ञान और शांति शक्ति प्राप्त करने का आधार है। सत्य या फिर ऋषि जंगलों या अरण्य संस्कृति से ज्ञान प्राप्त करते, वे प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते और आप देखते हैं और अपने प्राकृतिक परिवेश से अधिकतर ज्ञान आत्मसात करते। प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना आधुनिक समय के तनाव को कम करने तथा व्यक्ति और समुदाय में सद्भाव लाने में मदद होता है। हरियाली में से न केवल शोर और ध्वनि प्रदूषण कम होता है बल्कि आप देखिए तापमान कम करने में भी मदद मिलती है, जो जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में सहायक है। प्रकृति के साथ दोबारा जोड़ने के लिए हमें इन विचारों को अपने दैनिक गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है जो सांस वह लेता है, पानी पीता है, भोजन खाता है, वे सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के उत्पाद हैं। प्रकृति से जुड़ाव मानव को जीवित आप देखते हैं रहने का आधार भी है एक तरह से। ये आप देख लीजिए, अब इसका बताया जा रहा है ना, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ष 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज इसकी ओर भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख तीर्थ यात्राएं प्राकृतिक वातावरण में स्थित है जो आप देखते हैं कि आम आदमी को प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने अवसर प्रदान करने, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने प्राकृतिक जुड़ाव के लिए आवश्यक है। शहरों में सीमेंट व कंक्रीट के ढांचों के कारण लोगों का प्रकृति से जुड़ाव कम हुआ है। वर्तनी अशुद्धियां न करें, ये कहा जा रहा है। सरकार एक मिशन विशाल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान शुरू कर रही है और जिससे कि पूर्ण स्थान पर ही सूखे और गीले कूड़े को अलग किया जाने के लिए लोगों में व्यवहारिक बदलाव का प्रयास किया जाएगा। और प्रकृति से जुड़े रहना मानव जाति के जीवित रहने का आधार भी है। यह मन में शांति और समुदाय में सद्भाव लाता है। यह मनुष्य को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से भी बचाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक विचारों को अपने दैनिक गतिविधियों में शामिल करें। ये अपनी भाषा में गद्यांश के मूल भाव की और चर्चा करें। और आप देखते हैं कि ये सुझाव दिए जा रहे हैं, बर्तनी अशुद्धियां ना करें। अगर ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं अगर ये मानते तो आप देखते हैं कि इन्हें और नंबर मिलते, 12 नंबर मिले 60 में से, समझ रहे। तो सुझाव मानना है आप लोगों को, गलतियां होंगी पहले, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बस आप लोगों को फोकस करना है। ये आप देखिए, ये 20 नंबर का है, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा। क्या करना है? अनुवाद करना है। एक हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, समझ रहे आप लोग। तो वे सभी प्राकृतिक परिवेश जो हम देख सकते हैं अथवा नहीं देख सकते हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद करना है हिंदी का, और 20 नंबर का होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। और इसकी पीडीएफ मैं नहीं होगा तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा,
एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें आप देखिए सही और सटीक शब्दों का चयन करें तो आप देखते हैं कि इन्हें कितने नंबर मिले, 20 नंबर में से 6.5 नंबर दिए गए हैं। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि आप देखिए हिंदी में से इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट, फिर आपको हिंदी में से किसमें, हिंदी में करना है। एक बार फिर से बता देता हूं, 20 नंबर का एक आपको आएगा क्या, गद्यांश, उसे आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक आएगा आपका 20 नंबर का, उसे हिंदी में अनुवाद करना है, इंग्लिश में रहेगा वो, देखिए सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसकी बात हो रही है, ये मानवता, इंसानियत का अर्थ, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे आप लोग, मैं कहता हूं थोड़ा व्याकरण सामान्य रखिए, एक तरह से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ट्रांसलेट करने में दिक्कत ना हो, कम से कम इतनी तो इंग्लिश ठीक ठाक हो आपकी, समझ रहे हैं आप लोग। और एक इंग्लिश का भी पेपर होता है अनिवार्य, समझ रहे हैं, क्वालिफाइंग पेपर, उसमें वो भी 300 नंबर का रहता है। उसमें भी आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 75 नंबर चाहिए होते हैं, 25% उसमें नंबर चाहिए होते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, अनिवार्य पेपर है ये। लेकिन इनके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे पेपर ना पढ़ें इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइंग प्रवृत्ति के पेपर होते हैं ना, उसी में फेल हो जाते हैं और वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे सी सेट क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का पेपर है, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखिए सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जीएस के पहले पेपर में वो पास हो जाते हैं और वो अटक जाते हैं, मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रखा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। ये बर्तनी अशुद्धियाँ ना करें और सही शब्दों का चुनाव करें। ये आप देखिए इसमें 5 नंबर दिए गए 20 में से। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा आपका। ये आप देखिए 2-2 नंबर के 5 रहेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करती है उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया, जिन खोजा, ये आप देखेंगे आएंगे, 10 नंबर का रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखना है आपको, ये भी 10 नंबर के रहेंगे, 5 आएंगे 2-2 नंबर के, समझ रहे हैं आप लोग। ये भी कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। ये निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची दीजिए, ये भी 10 नंबर के रहेंगे, 5 रहेंगे 2-2 नंबर के, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा आप देखते हैं क्वेश्चंस पेपर आएगा, एक तरह से आपको लिखना होगा। ये भी 10 नंबर का है। निम्नलिखित युगों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उनके बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखित हो। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा विद्यार्थी में परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी प्रतिज्ञा करी है, और प्रतीक्षा में पिछले 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस तरह से अर्थ भी स्पष्ट करें। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये कॉपी है पहली इनकी, जो अनिवार्य पेपर होता है ना क्वालिफाइंग वाला, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं दी जाती हैं, उसमें से हिंदी अगर आप लोग रख रहे हैं तो हिंदी का पेपर है। अब आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।